Hello medicos, welcome to my channel. I am Dr. RK. Today we will study about the diabetes. Okay, diabetes दो तरह का होता है. डायबिटीज एक इंसिपिडस भी होता है, एक डायबिटीज मेलाइटस भी होता है. तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो डायबिटीज मेलाइटस के बारे में पढ़ेंगे. ओके, डायबिटीज मेलाइटस जब भी आपके दिमाग में आता है, ये सारे सिम्टम आपके दिमाग में आना चाहिए. जो पेशेंट को अगर ये सब है तो उसको डायबिटीज हो सकता है. ओके, तो क्या क्या वो सब कंडीशन है? पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगेगा, पॉलीयूरिया पेशाब ज़्यादा करेगा, फिर से पॉलीफेजिया खाना ज़्यादा खाएगा, वेट लॉस, इस सब के बावजूद वेट लॉस हो रहा है. ठीक है, तो ये सब अगर है तो इसका मतलब है उसको डायबिटीज हो सकता है. ओके, अब उसको डायग्नोस करेंगे. डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करेंगे? रैंडम ब्लड शुगर चेक करेंगे. रैंडम ब्लड शुगर के लिए देखना पड़ेगा अगर 200 mg% से ज़्यादा है या फिर उसके इक्वल है रैंडम ब्लड शुगर. ओके, तो वह कंफर्म कर देता है इस पेशेंट जो है वह डायबिटिक है. उसके अलावा जो है फास्टिंग ब्लड शुगर देखना पड़ेगा. फास्टिंग ब्लड शुगर अगर 126 mg% से ज़्यादा है, ओके, तो यह कंफर्म कर देता है पेशेंट को क्या है? डायबिटीज है. ओके, अब मान लीजिए फास्टिंग कंडीशन में पेशेंट आया है तो उसको 75 ग्राम जो है ग्लूकोज दीजिए. फिर 2 घंटे के बाद जो वैल्यू है अगर वो चेक करते हैं कीजिए. ओके, अगर वो 200 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, 200 mg% से ज़्यादा आ रहा है, यह भी कंफर्म कर देता है पेशेंट को डायबिटीज हो गया. ओके, और इसमें से अगर बेस्ट पूछा जाए तो वह होता है हमारा HbA1c वैल्यू. ओके, तो HbA1c वैल्यू जो होता है वो अगर 6.5% से इक्वल या फिर उससे ज़्यादा हो गया, यह भी कंफर्म कर देता है पेशेंट डायबिटिक हो चुका है. अगर हमने ये पता कर लिया तो यह पेशेंट डायबिटीज है, तब इसका इलाज करना है. ट्रीटमेंट जो होता है वह टाइप पे डिपेंड करता है. ओके, जो टाइप 1 डायबिटीज है या फिर टाइप 2 डायबिटीज है. अगर आप इसके बारे में जानना चाह रहे हैं जो टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, तो मैंने पिछली वीडियो में इसके बारे में बता रखा है. ओके, यू कैन चेक. ओके, तो अब देखिए टाइप 1 बेसिक हम बता देते हैं. टाइप 1 जो होता है उसमें बीटा सेल्स डैमेज हो जाता है, और बीटा सेल्स आपको पता है वही इंसुलिन रिलीज करता है. अगर बीटा सेल ही डैमेज हो गया तो इंसुलिन का रिलीज नहीं होगा, है ना. इस तरीके से हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा, मतलब ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ जाएगा. ओके, तो अब सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज का हम लोग ट्रीटमेंट देखें. अगर टाइप 1 डायबिटीज ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो उसमें क्या है? सबसे पहला है डाइट कंट्रोल, डाइट मॉडिफिकेशन. ठीक है, बहुत ज़रूरी है डाइट कंट्रोल. और इसके अलावा इंसुलिन ही देना पड़ेगा, और इंसुलिन इंजेक्शन देते हैं सबक्यूटेनियस फॉर्म में. ओके, सबक्यूटेनियस. और कहाँ कहाँ दे सकते हैं? तो कहीं भी दे सकते हैं, बिन जैसे कि अम्बलिकस के अराउंड हम दे सकते हैं. ठीक है ना, अभी उसके अराउंड 2 सेंटीमीटर जो है वो दे सकते हैं. एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है, फिर आर्म में दे सकते हैं, फिर थाई में दे सकते हैं, फिर बटक्स में भी दे सकते हैं. ठीक है, तो ये सब जगह पे दे सकते हैं, और सब क्यूटेनियस दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, अब देखिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है तो क्या करना पड़ेगा? टाइप 2 में प्रॉब्लम क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंट है. ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ दवा देना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन तो यहाँ काम नहीं करेगा. तो फिर यहाँ पे सबसे पहला है डाइट कंट्रोल, और यहाँ स्ट्रिक्टली डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा. कार्बोहाइड्रेट का जो है वो रेगुलेशन करना पड़ता है. ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज खास के जॉगिंग, ऐसा बोला जाता है 30 मिनट आपको करना है डेली, कम से कम कितना? सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट अगर आप करते हैं जॉगिंग तो ये फ़ायदेमंद होता है. ओके, इसके अलावा है दवा, ड्रग्स देना पड़ेगा कुछ. क्यों? क्योंकि HbA1c वैल्यू जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, तो इसके लिए हम लोग कुछ दवा देते हैं. कौन कौन से दवाएं हम लोग देख लेते हैं. अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो दवा है वह है बाइकोनाइड्स. बाइकोनाइड्स जो होता है इसमें से एग्जांपल आता है मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन. ठीक है, मेटफॉर्मिन एंड फेनफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट दवा है. फर्स्ट लाइन एक तरह से देखा जाए तो यही दिया जाता है. ड्रग ऑफ चॉइस भी है ये. ओके, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन. अब इसका कुछ स्पेशल पॉइंट हम लोग बाद में देखेंगे, फिलहाल दवा का नाम देख लेते हैं. तो मेटफॉर्मिन हो गया, फेनफॉर्मिन हो गया, फिर उसके बाद हो गया सल्फोनिल यूरियाज. ओके, इससे पायोग्लिटाजोन, रोजीग्लिटाजोन. ओके, इसके अलावा जो हम लोग यूज कर सकते हैं वह यूज कर सकते हैं क्या? वह हम लोग यूज कर सकते हैं, वह कर सकते हैं ए कार्बोज. ओके, ए कार्बोज हो गया, वोगलीबोस हो गया. ओके, रापाग्लिनाइड हो सकता है, सीटाग्लिप्टिन हो सकता है, लिनाग्लिप्टिन हो सकता है. फिर इन क्रेटिन्स, इसमें एग्जाम्पल आता है गिनाटाइड. ओके, और कैनाफ्लोजिन. ठीक है, कैनाग्लिफ्लोजिन जो है जो कि एक SGLT2 इनहिबिटर है. ओके, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट्स है मेडिसिन. तो मेनली इसमें मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन. ओके, उसके अलावा सल्फोनिल यूरियाज का यूज तब करते हैं जब हमारा बाइकोनाइड जो कि मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन है वो काम ना करें. ओके, इसके अलावा जो है
इसका अब देखिए इलाज करने के बाद मान लीजिए कुछ इलाज नहीं कर पाते हैं, इलाज नहीं करवा पाए तो फिर उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो यह दो तरह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अगर छोटा ब्लड वेसल को इन्वॉल्व किया तो माइक्रोवेस्कुलर, अगर बड़ा इन्वॉल्व किया तो माइक्रोवेस्कुलर। अब माइक्रोवेस्कुलर जैसे रेटिनोपैथी, ठीक है, तो रेटिनोपैथी हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकता है। अब रेटिनोपैथी है, इसमें रेटिनोपैथी मतलब रेटिना को इन्वॉल्व करेगा, आँख को। इसमें 25 गुना ज़्यादा चांस हो जाता है ब्लाइंड होने का। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेटिनोपैथी। और न्यूरोपैथी तो समझ में आ ही रहा है। ओके, इसमें कार्डियक डेथ भी हो सकता है, साइलेंट एमआई, ओके, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। फिर से नेफ्रोपैथी जो होता है वो इसमें किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसके अलावा जो है मैक्रोवेस्कुलर, अगर बड़ा ब्लड वेसल में अगर प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, जिसकी वजह से एमआई आ जाएगा, हार्ट अटैक। ओके, उसके बाद पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, इसमें बहुत ज़्यादा चांस होता है गैंग्रीन होने का। ओके, इसलिए बोला जाता है अगर डायबिटीज है तो उसका घाव जल्दी छूटता नहीं, क्योंकि यही कारण है। उसके बाद स्ट्रोक हो सकता है इसको। ठीक है, स्ट्रोक भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्लिकेशन।